विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपकी अपनी मातृभाषा हिंदी की क्लास में बहुत स्वागत है। आज हम लोग जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित लिखित रीढ़ की हड्डी नामक पाठ का सारांश पढ़ेंगे, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इसमें कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माता, बाबू गोपाल प्रसाद वकील हैं जो पेशे से, शंकर के पिता। इस पाठ की नायिका उमा है और नायक शंकर हैं। रतन रामस्वरूप का नौकर है। तो आइए चलते हैं इस पाठ के सारांश को पढ़ने के लिए। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, ना जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा BA तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तस्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल, चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी पेंटिंग, सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं।
तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं और मजबूत आवाज में, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना डांट डांट डांट। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर डांट 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 डांट। रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा कहती है कि आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में क्या कर रहे थे, ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा कहती है, हाँ पढ़ी हूँ, मैं बीए पास हूँ, मैंने बीए पास किया है। मैंने ना तो कोई चोरी की है, ना ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाँक कर कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, बाबूजी, मक्खन, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाता है। इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया? इसका उत्तर है कि रीढ़ की हड्डी नाटक का नाम लेखक ने बिल्कुल सही दिया था। मनुष्य के जीवन में मान सम्मान उसके लिए अति आवश्यक है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है, वह समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। उमा ने शंकर के इसी मान सम्मान विहीन जीवन पर प्रहार किया है। शंकर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। पढ़ाई के स्थान पर लड़कियों के हॉस्टल में घुस जाना व वहाँ पर अपमानित होकर भगा दिया जाना शर्म की बात थी। एक लड़की ऐसे पति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उमा ने शंकर के इसी तथ्य को उजागर कर उसे रीढ़ की हड्डी से विहीन बताया। इस नाटक के नाम की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित इसके अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा हम लोग अगली श्रृंखला में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।